नमस्कार, मैं राजीव रंजन प्रसाद। हमारे यहाँ इतिहास अन्वेषण धेले भर का है, लेकिन उसके नाम पर राई के बने पहाड़ बड़े बड़े हैं जो पूर्वाग्रह और श्रेष्ठतावाद के मजबूत पत्थरों से बने हुए हैं। महाभारत जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रम के विरुद्ध वामपंथ का अभियान पुराना और संगठित है। इसी कड़ी में एक और तर्क इन दिनों प्रबल है कि बुद्ध पूर्व महाभारत के साक्ष्य नहीं मिलते। इतिहासकार पद्मश्री डॉक्टर बीबी लाल ने चित्रित भूरे मृदभांडों की पूरी श्रृंखला को महाभारत में वर्णित नगरों स्थलों के अन्वेषण के दौरान खोज निकाला, जो कि हड़प्पा से असाम्य एक पृथक समानांतर सभ्यता का साक्ष्य था। परंतु चुप्पी कायम रही, एजेंडा चलते रहे। कभी आपने सोचा है कि क्यों द्वारिका नगरी जैसे महत्वपूर्ण पुरास्थल की खुदाई के लिए फंड का अभाव है और कार्य पूरा नहीं हो सका? कभी आपने सोचा है कि वे कौन लोग हैं जो सरस्वती नदी के अस्तित्व साक्ष्यों के बार बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामने आने के बाद भी इसे लेकर मिथक मिथक चीखते रहते हैं? ऐसा करने वाले लोगों के क्या निहित एजेंडे हैं? अब सनौली में हुई हालिया खोज को लेकर एजेंडा और सत्य के फर्क को समझिए। इस साइट को हड़प्पा से जोड़ने की भ्रामक कोशिशें किसी से छुपी नहीं है, लेकिन युद्ध रथ, विशेष तरह के हथियारों आदि के मिलने से मामला भिन्न हो गया। रही सही कसर परिक्षेत्र में चित्रित भूरे मृदभांडों की अवस्थिति से पूरी हो जाती है, जो महाभारत की ऐतिहासिकता को प्रमाण बनाती है। इस सब के बाद भी उन तर्कों की कोई कमी नहीं कि महाभारत मिथक है, बुद्ध काल तक तो इसके साक्ष्य ही नहीं मिलते, कालांतर में से कल्पना आधारित लिखा गया है। आज विषय को प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गोवर्धन राय शर्मा प्रदत्त साक्ष्यों के आलोक में देखते हैं। उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि डॉक्टर गोवर्धन राय प्रयाग विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के संस्थापक अध्यक्ष रहे। कौशांबी उत्खनन तथा सोन घाटी और विंध्य क्षेत्र के उत्खनन के लिए भी उनकी ख्याति है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में द एक्सकेवेशंस एट कौशांबी, कुषाण स्टडीज, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, हिस्ट्री टू प्री हिस्ट्री आदि है। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भारतीय संस्कृति पुरातात्विक आधार से मैं महाभारत के बुद्ध पूर्व होने संबंधी साक्ष्यों को उद्धृत कर रहा हूं। यह इसलिए जिससे कि मेरे दर्शक यह भी समझें कि महाभारत की ऐतिहासिकता पर बात करना मेरा पूर्वाग्रह नहीं है, अपितु जाने माने इतिहासकारों ने इस पर अपनी विवेचना सतथ्य प्रदान की है। अब विषय में गहरे उतरते हैं। उल्लेखित पुस्तक के अध्याय विंध्य गांगेय संस्कृति के स्वरूप का उन्मीलन विवेच्य है, जिसमें वे लिखते हैं, इसमें संदेह नहीं कि रामायण महाभारत काव्यों की रचना का काल अति प्राचीन है। इनके वर्तमान रूप की रचना से बहुत पहले 6ठी सदी ईसा पूर्व में भी राम, दशरथ तथा महाभारत के पात्रों के आख्यान तथा इतिहास के प्रचलन के सांकेतिक साक्ष्य मिलते हैं। रामायण महाभारत संबंधी कुछ कथाओं की चर्चा जातकों की गाथाओं में भी मिलती है। इनमें से बहुत सी कथाएं बुद्ध से पहले की हैं तथा बौद्धों ने इन्हें ग्रहण कर जातकों का अंश बनाया है। निरपेक्ष विवेचना करें तो निश्चय ही भारतीय संस्कृति सह संयोजन का ही नाम है। अपने समय के चर्चित आख्यानों, साहित्य, घटनाओं आदि से उस युग की ऐतिहासिकता भी उसी तरह प्रभावित हुई होगी जैसे बुद्ध के पश्चात के समयों और शासकों में बौद्ध मत, साहित्य और विमर्श को रेखांकित किया जा सकता है। लेकिन मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं कि प्रवृत्ति विनाशक है। लौटते हैं इसी पुस्तक के आगे के उल्लेखों पर। लिखा गया है,
बौद्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण और महाभारत संबंधी आख्यान सार्वभौम और लोकप्रिय बनते जा रहे थे। इसलिए बुद्ध ने युद्ध कथा चर्चा करने से भिक्षुओं को मना कर दिया था। प्रस्तुत आशय का वर्णन दीर्घ निकाय के प्रथम सुत्त ब्रह्मजाल सुत्त में आता है, जिसके अनुसार सुप्रिय परिव्राजक रास्ते पर चलते हुए अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की निंदा कर रहा था। इसके विपरीत उनका शिष्य ब्रह्मदत्त अनेक प्रकार से बुद्ध, धम्म और संघ की प्रशंसा कर रहा था। इसे स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, शील के कारण ही पृथक जन मेरी प्रशंसा करते हैं। इस उल्लेख में पृथक जन शब्द पर दृष्टि बनाए रखनी आवश्यक है, जो निश्चय ही बौद्ध मतावलंबी नहीं थे। इसे ध्यान में रखते हुए बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय भाग 1 ब्रह्मजाल सुत्त पृष्ठ 6 का अवलोकन करते हैं। उल्लेखित है, संफलप्पलापम पहाय संफलप्पलापा परिविरतो समणो गौतमो, अर्थात निरर्थक प्रलाप को छोड़ना उचित है। श्रमण गौतम निरर्थक प्रलाप से विरत रहता है। यहां निरर्थक प्रलाप अथवा संफलप्पलापम क्या है, इसे आचार्य बुद्धघोष ने दीघ निकाय सुमंगल विलासिनी की अट्ठकथा में स्पष्ट किया है। यहां संफलप्पलापम के अंतर्गत महाभारत युद्ध और सीता हरण आदि प्रसंगों को रखा गया है। सुमंगल वासिनी भाग 1 पृष्ठ 93-94 से उद्धृत बुद्धघोष की व्याख्या अपने मूल रूप में है, तस्य द्वय संभारा भारत युद्ध सीता हरणादिति रथ कथा प्रोभवारता तथा रूपी कथा कथनम च। अब महाभारत युद्ध से तथागत बुद्ध को विरक्ति क्यों थी अथवा उसका उल्लेख भी क्यों वर्जित किया गया, इसे भी बुद्धघोष सुमंगल विलासिनी में ही स्पष्ट करते हैं। युद्धेपि भारत युद्धादिषु असुकेन अमुको एवं मारितो एवं विद्वौति कामस्सावसेनेव कथा तिरश्चीन कथा, अर्थात महाभारत आदि युद्धों में अमुक द्वारा अमुक को उस प्रकार मारा गया, इस प्रकार बेधा गया आदि सहित काम तथा आस्वाद के वश से प्रवृत्त व्यर्थ कथा है। इस संदर्भ से महाभारत को लेकर तत्कालीन बौद्ध विचारकों का विद्वेष स्पष्ट है, जो शायद आज भी जारी है। तथापि मूल बौद्ध संदर्भों और टीकाओं की पुरातनता महाभारत की पुरातनता को भी गहरे से पुष्ट करती है। यह कुतर्क दिया जाता है कि रामायण और महाभारत यदि प्रामाणिक हैं तो उसकी चर्चा त्रिपिटक में भी होनी चाहिए थी। पहली बात यह कि जो त्रिपिटक में नहीं वह मिथ्या कहना कितना उचित है। गोवर्धन राय इस तर्क के लिए लिखते हैं, त्रिपिटक में रामायण अथवा महाभारत के नामोल्लेख न होने का एकमात्र कारण इन ग्रंथों के प्रति किसी प्रकार के आदर भाव का न होना है। श्री राय बुद्ध पूर्व के अनेक ग्रंथों, रचनाओं और घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए रामायण महाभारत को 6वीं सदी ईसा पूर्व से बहुत पहले का सिद्ध करते हैं। उनके ही द्वारा दिए गए कुछ अन्य तथ्य देखिए। महाभारत के कतिपय साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि संबंधित आख्यान कम से कम उत्तर वैदिक काल में ही लोकप्रिय हो चुके थे। इसे विशेषकर उत्तर वैदिक ग्रंथों शांखायन श्रौत सूत्र तथा आश्वलायन गृह सूत्र से समझा जा सकता है। शांखायन श्रौत सूत्र कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध का संदर्भ देता है, जबकि आश्वलायन गृह सूत्र में स्पष्टतः भारत और महाभारत का परिचय मिलता है। युधिष्ठिर, भीम तथा विदुर शब्दों की निष्पत्ति के लिए अष्टाध्यायी में जो नियम मिलते हैं वे प्रकारांतर महाभारत की घटना से संबंधित पात्रों की लोकप्रियता को
प्रमाणित करते हैं। बहरहाल भाषा और लिपि के मध्य अंतर न कर सकने वाले अनेक कुतर्क यह चीखते दिखाई पड़ते हैं कि संस्कृत भाषा का अस्तित्व भी 6वीं सदी के बाद से है। उनके इस परिहास अथवा चुटकुले पर अलग से कार्यक्रम करूंगा। अतः संस्कृत से इतर संदर्भ लेते हैं जो महाभारत को बुद्ध से पहले का सिद्ध कर देता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी वॉल्यूम 89-2 वर्ष 1969 में प्रकाशित शोध प्रपत्र द ओल्डेस्ट एक्सटेंट पवन लिस्ट ऑफ द महाभारता के हवाले से इतिहासकार गोवर्धन राय अपनी पुस्तक में साक्ष्य देते हैं कि महाभारत के संरचना विषयक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ब्राह्मी अभिलिखित पांडुलिपि उल्लेखनीय है जो चीनी तुर्किस्तान से उपलब्ध हुई है। इस पांडुलिपि का प्रामाणिक संस्करण बुद्ध पूर्व का है। इस पांडुलिपि की विशेषता यह भी है कि इसमें महाभारत के 18 पर्वों के अतिरिक्त कम से कम 100 उप पर्वों के नाम भी दिए गए हैं। पुस्तक भारतीय संस्कृति पुरातात्विक आधार में महाभारत से संदर्भित और भी बारीक जानकारियां प्रदान की गई हैं जो इनकी ऐतिहासिकता, कालखंड व उत्खनन से संबंधित हैं, जिन पर क्रमिकता से चर्चा जारी रहेगी। आज केवल यह सिद्ध करने के लिए मैंने विषय उठाया है कि इतिहास में घटनाक्रमों को सही कालक्रम में लगाया जाना आवश्यक है और उसके लिए जबरदस्ती के विमर्श और घुसाए गए एजेंडों को तर्कों तथ्यों के आलोक में परख कर खारिज करना चाहिए। पांडव युधिष्ठिर ने अहिंसा को मौर्य अशोक से सीखा, ऐसा खुलेआम टीवी पर बताने वाला इतिहास आज उसी तरह विमर्श बन गया है जैसे 100 बार बोला गया झूठ सच मान लिया जाता है। उपसंहार में यही कि महाभारत का अस्तित्व, चर्चा और लोकप्रियता बुद्ध पूर्व और बुद्ध काल में भी थी। इसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण को तलाशना ऐसा ही है जैसे हाथ कंगन को आरसी किया। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।